चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। दोस्तों, आज डे 2 पोहा पूड़ी आलू का नाश्ता करने के बाद आज हम बढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने के लिए। चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आपको कितना समय चाहिए या कितने दिन चाहिए, आप चित्तौड़गढ़ में कहां कहां घूम सकते हैं, कितना आपका खर्च आएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। गाइडेड टूर रहेगा, डिटेल में आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बने रहिए अंत तक और एंजॉय कीजिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स जरूर भेजते रहिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्तौड़ फोर्ट के अंदर। फाइनली आपने 7 गेट क्रॉस किए हैं, फोर्ट के ऊपर एंटर कर चुके हो। ये जो फोर्ट है भारत का सबसे बड़ा फोर्ट है। ऊपर का टेबल टॉप ग्राउंड पूरा 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, 700 एकड़। अभी आप आए तब वॉल देखा होगा आपने, दीवार, ऐसा पूरा फोर्ट को कवर किया हुआ 13 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है, जिसके अंदर ये पूरा 700 एकड़ फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आज भी पुराने समय से लोग बसे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह लोग इस जगह पर रह रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर हैं, जो किले का बुलंद होने का एहसास कराता है कि उस समय भी किले के अंदर कितने लोग रहते होंगे। ने 7 गेट क्रॉस किए हैं और फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हो। ये जो फोर्ट है एशियाज़ लार्जेस्ट फोर्ट, भारत का सबसे बड़ा फोर्ट है। ऊपर का आप टेबल ग्राउंड देखते हो पूरा, तो पूरा 700 एकड़ 700 एकड़ में फैला हुआ है। आपने आते समय एक दीवार देखा होगा, ऐसा पूरा फोर्ट को कवर किया हुआ दीवार बना हुआ है, जो पूरा 13 किलोमीटर का दीवार बना हुआ है। इस फोर्ट को 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है आपने? उन्हीं की डायनेस्टी से हुआ करते थे चित्रांगद मौर्य। उन्होंने इसे 7th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। 7 to 8 सेंचुरी मौर्य डायनेस्टी रूल करती है यहाँ पे। 8th सेंचुरी के अंदर गुजरात से कालबोर नामक व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, उदयपुर आते हैं। उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, शिव जी का, उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो उनके आशीर्वाद से, वहाँ पे एक गुरु थे, उनके आशीर्वाद से वो चित्तौड़ आए। और चित्तौड़ पे यहाँ पे जो राजा थे मान मौर्य, उन्होंने उन्हें यहाँ का सामंत बनाया। कुछ जैसे गांव दे दिए जाते हैं जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, सेना तैयार करना, वो कार्य होता है। उस समय यहाँ पे अफगान के अटैक कंटिन्यू होते थे, तो यहाँ के जो राजा थे बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे अच्छा एक वारिस की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। तो जो चतुर हो, सर्वगुण संपूर्ण हो और ताकतवर हो, तो उन्होंने कालभोज की ताकत को देखते हुए उन्हें यहाँ की राजगद्दी सौंपी। कालभोज यहाँ की राजगद्दी पे बैठने के बाद सबसे पहला जो कार्य किया, यहाँ से अफगान के जो अटैक थे, प्रजा उनसे परेशान थी, तो उन्हें यहाँ से खदेड़ फेंका, उनके अटैक्स परमानेंट बंद किए। तो यहाँ की जनता उनसे खुश होकर के अपने पिता तुल्य सम्मान देने लगी, और सम्मान देते हुए नाम दिया बप्पा, लाइक फादर, जिन्हें आज अपन नाम से जानते हैं बप्पा रावल के नाम से। बप्पा रावल वो शख्सियत थे जिन्होंने यहाँ से तो मुगल्स को भगाया था, मुगल क्षेत्र में जाकर के लड़ाई लड़ी। ईरान, इराक, काबुल, कांधार, ये सारे क्षेत्र देखते हो आप, उस समय बप्पा रावल ने जीते थे। जीत जाने के बाद वहाँ रह नहीं सकते, वापस आना है अपने क्षेत्र में। इसीलिए वहाँ पे जो सुल्तान होता था, स्टेट जीतने के बाद सुल्तान की पुत्री से शादी करते थे और वो राज्य उन्हीं को हैंड ओवर करके आते थे। तो ऐसे करते हुए बप्पा रावल ने 35 शादियाँ की थी, 35 मुगल रानियाँ थी उनके, यानी 35 स्टेट तो उन्होंने जीते ही थे। ऐसे वीर योद्धा थे। तो उनके खोप के कारण पूरे 400 वर्ष तक कोई मुगल अपने भारत में एंटर नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भारतवर्ष में ऐसे वीर योद्धा रहते हैं जो अपने क्षेत्र में आकर के अपने को ही हरा के जा रहे हैं, तो कितने वीर योद्धा रहते हैं। तो उनके खौफ के कारण ही पूरे 400 वर्ष तक कोई भारत में मुगल एंटर नहीं कर पाया। आप देखेंगे 8th सेंचुरी, 12th सेंचुरी आपको कोई मुगल एंटर नहीं दिखाई देता है। 12th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी 1192 में आता है, जिसके पृथ्वीराज चौहान के साथ जो फाइट होता है, उससे पहले कोई मुगल भारत में एंटर नहीं कर पाता है। आक्रमण किया था बप्पा रावल के खौफ के कारण। आपने पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर नाम सुना होगा, वो रावलपिंडी शहर भी बप्पा रावल के नाम से बसा हुआ शहर है। क्या है कि बप्पा रावल की सेना उधर युद्ध अभियान के लिए गई थी, कुछ समय स्टे किया था, तो पाकिस्तान और सिंध प्रांत
पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे गांव को पिंड कहा जाता है। तो बप्पा रावल के नाम से रावल और गांव को पिंड, रावलपिंड से ऐसे करते हुए रावलपिंडी शहर नाम पड़ा उसका। तो वो क्षेत्र भी बप्पा रावल के नाम से ही मशहूर है। तो ऐसे वीर योद्धा रहे थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने यहाँ पे गोहिल वंश की स्थापना की। पहले मौर्य डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे गोहिल वंश या गहलोत वंश की स्थापना की। बप्पा रावल के बाद आप यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम सुनते हो, जिसके अंदर रावल रतन सिंह जी, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, यहाँ तक कि अभी भी उदयपुर के अंदर यहाँ के राजा रहते हैं, विश्वराज सिंह जी, जिनका अभी कुछ समय पहले ही राज तिलक हुआ था। तो 8वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक यहाँ पे एक ही वंश रूल कर रहा है, गोहिल वंश। यहाँ पे 15 सेंचुरी के अंदर उदय सिंह जी उदयपुर शिफ्ट हुए थे, तो कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट किया था। 15 सेंचुरी के बाद सारा डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ। यहाँ पे ज़्यादा रिनोवेशन वर्क नहीं हुआ। यहाँ पे शुरू से परंपरा रही है, गर्दन कटा देंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। कभी किसी मुगल के सामने झुके नहीं, समर्पण नहीं किया। तो हमेशा से अटैक्स हुआ करते थे। अफगान के अटैक कंटिन्यू हुआ करते थे। दिल्ली का शासक जब भी गुजरात या मध्य प्रदेश जाता है तो बीच में सेंटर में आता है मेवाड़, चित्तौड़ से वे होकर के ही जा सकते हैं। तो उस समय अभी आप जैसे टोल टैक्स पे करते हो, उसी प्रकार से उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था वे के लिए, जाने के लिए, रास्ते के लिए। तो दिल्ली जैसे शासक मेवाड़ जैसी रियासत को टैक्स पे किया करते थे। मेवाड़ जो होती थी हमेशा से भारत की सुरक्षा कवच रहा करता था, क्योंकि उधर से जो अटैक होते थे सबसे पहले मेवाड़ राजस्थान सामना करता था। उसके बाद वो आगे जो भी राजस्थान क्रॉस करके गया है वो महाराष्ट्र से जो क्रॉस किया डायरेक्ट दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। तो भारतवर्ष की सुरक्षा कवच रहा है एक प्रकार से राजस्थान हमेशा से ही। तो यहाँ पे कंटिन्यू अटैक्स होते थे। कहते हैं बड़े बड़े जो अटैक्स हुए थे यहाँ पे 33 टाइम्स अटैक हुए थे। छोटे अटैक्स तो अनकाउंटेबल है, लेकिन बड़े अटैक्स जिसके अंदर सेना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर 33 टाइम बड़े अटैक्स हुए थे, जिसमें से 30 टाइम यहाँ के राजाओं ने उन्हें हरा के भगा दिया। लेकिन 3 टाइम्स यहाँ के राजा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ की जो लेडीज़ थी वो नहीं चाहती है कि हम मुगल्स के साथ रिलेशन बनाएं या संबंध बनाएं, तो उन्होंने अपनी अस्मिता, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पण कर दिया, जिसे कहते हैं जौहर करना। जब सिंगल लेडी करती है तो उसे कहा जाता है सती होना। जब ग्रुप में गया था बहुत सारी लेडीज़ एक साथ में एक स्थान पर किया जाता है तो उसे कहा जाता है जौहर करना। तो आपने जैसे अब पद्मावत मूवी देखा होगा तो पद्मिनी के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में सुना ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 बार और जोर हुआ, टोटल 3 बार यहाँ पे जोर हुआ था। तो यहाँ पे जब वो मुगल्स आए थे तो उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिकल कमज़ोर करने के लिए, आप पैसा इकट्ठा करते हो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, शादी में या घर बनाने में, 2 ही जगह इन्वेस्ट करता है आदमी पैसा। तो उन्होंने इकोनॉमिकल कमज़ोर करने के लिए महलों को डिस्ट्रॉय किया ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, और धार्मिक रूप से कमज़ोर करने के लिए मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, स्कल्पचर्स, किसी का हाथ, किसी का नाक, किसी का पाँव, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पे क्या है कि शुरू से परंपरा रही है धर्म सर्वोपरि, तो यहाँ पे झुके नहीं, घर टूटने के बाद भी कंटिन्यू संघर्ष करते रहे। तो यहाँ पे आपको कभी समर्पण नहीं देखने को मिलेगा, झुकना खून में ही नहीं है। तो यहाँ पे जब वो मुगल्स आए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पे आपको जयपुर जैसा लग्जरी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्ट्रॉय, खंडर्स देखने को मिलेगा। तो सुनने का इतिहास और देखने का खंडर आपको यहाँ पे बड़ा मशहूर है। यहाँ के आपको यहाँ पे देखने के बाद अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हम किस जगह से डिनोट करते हैं और अपने लोगों ने कितना संघर्ष किया, तब जाके अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं अपन। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आप महल विजिट करने वाले हैं, रॉयल पैलेस, ये जो आप महल देख रहे हो इसे कहा जाता है राजमहल। जितने भी राजा रानियाँ थे सभी यहाँ रहा करते थे, शुरू से लेकर के एंड समय तक, 15 सेंचुरी तक। यहाँ पे क्या है कि एक राजा राणा कुंभा रहे थे, तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया। पूरे मेवाड़ के अंदर 32 फोर्ट अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। तो इस महल के अंदर भी सबसे ज़्यादा रिनोवेशन राणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए जैसे भारत सरकार का रूल होता है जो डेवलपमेंट करेगा उसी के नाम से, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस महल को नाम दिया है कुंभा महल। अदरवाइज़ क्या होता था, रॉयल पैलेस। जितने राजा रानियाँ थे सभी यहाँ रहा करते थे। अभी अंदर विजिट करेंगे रॉयल पैलेस, राजमहल के अंदर।
ये सूरज गोखरा, यहाँ छोटे बड़े फंक्शन होते थे। ये आप देख पाएंगे, आप जो अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है नौबत खाना। इधर से लेडीज़ का देखने का स्थान होता था, बालकनीस। या वो स्लोप चढ़ते हुए एंटर हुए, तो ये मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड है फोर्ट का। यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो रहता है, उसकी एंट्री रहती है। तो यहाँ पे ये जो मेन अभी आपने स्लोप चढ़ गया है, ये हॉर्स का एंट्री होता था, घोड़े का। राजा की सबसे बड़ी पावर युद्ध के मैदान में हॉर्स, घोड़े ही हुआ करते थे। और यहाँ के जो राजा होते थे, सन डायनेस्टी, सूर्यवंशी राजा होते थे। तो सूर्य भगवान की उपासना करना, सूर्य भगवान के रथ में 7 हॉर्स होते थे। और राजा के भी युद्ध के मैदान में मेन पावर हॉर्स हुआ करती थी। तो हॉर्स की पूजा अर्चना होती थी। आप सामने उधर देख पाएंगे पिलर बने हुए गोल गोल। तो राजा जो सूर्य भगवान के रथ में होते हैं 7 हॉर्स, उसी प्रकार से वहाँ पे 7 पिलर्स बने हुए हैं, जहाँ पे 7 हॉर्स को बांध करके उनकी पूजा अर्चना होती थी। तो उसे कहा जाता है इष्टबल या अस्तबल। यहाँ से जब सूर्योदय होता है तो उसकी पूजा अर्चना करना, अर्घ देना, जल चढ़ाना, ये सारा होता है। लेकिन कभी बादल होंगे तो सूर्य दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए उसके लिए एक अष्ट धातु का सूर्य बनाया गया था, उसके ऊपर गोल्डन का कवर करके यहाँ रखा गया था। उसे कहा जाता है सूरज गोखड़ा। उसकी पूजा अर्चना की जाती। उदय सिंह जी, लास्ट में उदय सिंह जी उदयपुर शिफ्ट हुए थे, तो अपने साथ लेके गए। आप सिटी पैलेस विजिट करोगे उदयपुर, तो आपको एक बड़ा सा गोल्डन का सूर्य दिखाई देगा, वो यहीं रखा गया था। उसकी पूजा अर्चना होती थी, सूरज गोखड़ा। अब छोटे बड़े फंक्शन अपने जो होते थे यहाँ होते थे। अब पूजा अर्चना होती तो विदाउट साउंड के अपने पूजा अर्चना नहीं होती है। घंटी, ढोल, नगाड़े सारे बजाए जाते हैं। तो यहाँ पे इधर आप जो अम्ब्रेला देख पाएंगे, यहाँ पर ऊपर ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे। तो इसे कहा जाता है नौबत खाना। छोटे बड़े फंक्शन यहाँ होते थे। अब लेडीज़ बाहर अलाउ नहीं होती थी। घूंघट तो सीनियर की रिस्पेक्ट के लिए हुआ करता था। तो लेडीज़ के लिए बाहर इधर जो आप बालकनी देखेंगे ऊपर सामने, यहाँ से देखने के लिए स्थान होता था। सबसे सीनियर जो होती थी राजमाता, राजा की माता श्री वहाँ बैठा करती थी। जिनका कहना तो राजा को भी मानना होता था, वही राजमाता। तो उनका बैठने का स्थान होता था बीच में सीनियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर पक्की नालियाँ बनी हुई है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो होता था वो, अभी ये जो महल है 1000 साल पुराना महल है। 500 साल से ज़्यादा रिनोवेशन वर्क नहीं हुआ यहाँ पे। जिसके बाद आप भी अभी भी प्रॉपर पक्की नालियाँ देख पाएंगे यहाँ पे, जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रॉपर वर्क करती थी। अभी जो अपन इस गली से निकल रहे हैं, इस गली, ये जो गली है इस महल को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। इधर का जो एरिया देख पाएंगे आप, ये जो था रानियों के लिए रहने का स्थान था। जितनी भी रानियाँ हुआ करती थी वो इधर रहा करती थी। तो इसे कहा जाता है जनाना महल। अच्छा। और इधर जो आप पार्ट देख पाएंगे, ये जो एरिया होता था पूरा, ये राजाओं के लिए रहने का स्थान होता था। और ये मर्दाना महल। तो इस महल को 2 पार्टों में डिवाइड करती है ये गली, जनाना महल एंड मर्दाना महल। आइए, तो अभी क्या है कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए लोहे के गेट एसआई द्वारा लगाए गए हैं। आप ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये उदय सिंह जी का रहने का निवास स्थान होता था। लास्ट समय उदय सिंह जी यही रहा करते थे, तो उनका रहने का बिल्डिंग था। जिसके बाद उदय सिंह जी उदयपुर शिफ्ट हुए थे। राजा के जो रूम होते थे 2 पार्टों में डिवाइड होते थे। पीछे बेडरूम होता था, आगे सर्वेंट रूम, जैसे पीए बोल सकते हैं। उनकी परमिशन के बगैर अंदर एंट्री नहीं होती थी। आपने कभी पन्ना दाई माँ का नाम सुना है? सुना है? उनकी जो स्टोरी हुई थी यहाँ पे ही, उन्होंने जो अपना पुत्र का चंदन का बलिदान दिया था, वो जो घटना हुई थी यही हुई थी। मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ पन्ना दाई माँ के बारे में। ये जो आप रूम देख रहे हैं, यहाँ पे वो घटना हुई थी। पर्टिकुलर ये नहीं बोलूँगा कि कौन से रूम में क्या हुआ था, तो वो घटना यहीं हुई थी। तो यहाँ पे क्या है कि राणा सांगा जो थे, यहाँ के राजा थे, तो उनके पुत्र थे भोजराज जी, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी, 3 पुत्र थे। और राणा सांगा के एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उनके एक सेविका से पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था बनवीर। अब क्या है कि राणा सांगा की भी डेथ हो गई, अब पृथ्वीराज सिसोदिया जी की भी डेथ हो गई। अब क्या है कि यहाँ की राजगद्दी पे
जो वास्तविक दावेदार हैं वही बैठेंगे। भोजराज जी की भी बीमारी के कारण पहले से ही डेथ हो चुकी थी। अब विक्रमादित्य यहाँ की राजगद्दी बैठे, लेकिन जो बनवीर था दासी पुत्र, वो चाहता है कि मैं यहाँ की राजगद्दी बैठूँ। लेकिन वो कब बैठ सकता है? जब यहाँ के राजा जो वास्तविक दावेदार हैं नहीं रहेंगे, तभी वो बैठ पाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे एक फंक्शन का आयोजन कराया, सभी पब्लिक को वहाँ पे बुलाया गया था, सभी वहाँ गए थे, प्रजा वहाँ गई थी। तो उस फंक्शन के अंदर गए थे, तो यहाँ पे जो महलों के अंदर बनवीर आता है और धोखे से आकर के विक्रमादित्य को मार देता है। अब राजा को मार दिया, अब दूसरा कौन बचे? उदय सिंह जी, उन्हें भी मारना है उन्हें, तब जाके राजगद्दी बैठ पाएगा। तो उन्हें मारते समय एक सेविका ने देख लिया, सेविका ने देखा कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया है, अब वो उदय सिंह जी को मारने के लिए जा रहा है। तो वो दौड़ के जाती है, और उदय सिंह जी उस समय छोटी उम्र होती है उनकी, तो उनका जो पालन पोषण करने वाली जो माँ होती है उनका नाम होता है पन्ना दाई माँ। वो दौड़ के उनके पास जाती है और उन्हें बोलती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया है। अब वो उदय सिंह जी को मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो पन्ना दाई माँ सोचती है कि इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। अगर आज इनकी मृत्यु हो जाती है तो सारा जिम्मा मेरा। और राष्ट्र सर्वोपरि, अगर वो यहाँ की राजगद्दी पे बैठ जाता है बनवीर, तो एक दूर्त व्यक्ति है, वो यहाँ की राजगद्दी पे बैठने के बाद मेवाड़ का जो इतिहास है, गौरवान्वित जो हम महसूस करते हैं, उसे सारे को मिट्टी में मिला देगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके भी एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है चंदन। दोनों की उम्र, उदय सिंह जी की और चंदन की उम्र लगभग बराबर होती है। तो वो अपने पुत्र को उदय सिंह जी के कपड़े पहनाती है और उदय सिंह जी को चंदन के कपड़े पहना करके यहाँ से एक सेवक के साथ में उन्हें बाहर भिजवा देती है, कुंभलगढ़ भिजवा देती है। यहाँ पे उदय सिंह जी के स्थान पर उनके पुत्र चंदन को उनके बिस्तर पर सुला देती है। और वो बनवीर जब आता है, उस माँ को पूछता है कहाँ है उदय सिंह। वो अपने पुत्र की ओर इशारा करती है और उस माँ की आंखों के सामने उस बनवीर ने उस बच्चे के गर्दन काट दी, 2 टुकड़े कर दिए। और उस माँ ने एक उप तक नहीं किया, कहीं पता ना चल जाए कि ये उदय सिंह नहीं है। और उस माँ ने एक आंसू तक नहीं निकाला। उसके जाने के बाद उनका दाह संस्कार किया, वापस से कुंभलगढ़ गई, कुंभलगढ़ जा कर के उनका पालन पोषण किया, बड़ा किया और वापस से मेवाड़ की राजगद्दी उन्हें दिलवाई। तो इसलिए मेवाड़ हमेशा पन्ना दाई माँ को, त्याग को और चंदन के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। अगर पन्ना दाई माँ नहीं होती तो मेवाड़ का वंश नहीं चल रहा होता, और पन्ना दाई माँ नहीं होती तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत नहीं होते, क्योंकि उदय सिंह जी के पुत्र ही थे महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ की भूमि हमेशा उनके प्रति ऋणी रहेगी। तो पन्ना दाई माँ ने अपने पुत्र का जो बलिदान दिया था वो यहीं पे क्या जो किया था वो इन्हीं रूम्स में हुआ था। पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बोलूँगा इस रूम में या इस रूम में हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनका रहने का स्थान था। तो यहाँ इसी महलों के अंदर यहाँ पे वो घटना हुई। ये इधर देखिए, इधर आप देख पाएंगे आपको सारा खंडर दिखाई दे रहा है जो पूरा डिस्ट्रॉय किया गया है। उसका प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, रूम वगैरह हॉल वगैरह जो होते थे उनके प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो पूरा बिल्डिंग हुआ करता था 3 फ्लोर का बिल्डिंग हुआ करता था। नीचे आप देख पाएंगे ये ग्राउंड फ्लोर है, 1st फ्लोर के ऊपर आप खड़े हो, बैक साइड में आप इधर देखेंगे तो सामने आप देखेंगे तो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इस प्रकार से ये पूरा भव्य महल होता था जिसे बारूद लगा करके डिस्ट्रॉय किया गया। इधर आप नीचे हॉल देख पाएंगे, इसके कॉर्नर में आप उधर देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का, जहाँ पे नीचे स्टेप्स बनाए हुए हैं। उसके नीचे देखेंगे तो आपको एक ब्लैक कलर का स्टोन दिखाई देगा। एक्चुअली वो स्टोन नहीं है, यहाँ पे जो लोहे का बना हुआ है उसके ऊपर तरवाल वगैरह जो बनाई जाती थी। यहाँ की जो कम्युनिटी होती थी गाड़िया लोहार जनजाति टाइप कम्युनिटी थी, वो लोहार का काम करती थी और तरवाले वगैरह वो बनाती थी। तो यहाँ पे जो राजा बैठते थे उनका बैठने का स्थान होता था और यहाँ पे बैठ करके उनका ट्रायल वगैरह लिया जाता था, तरवाल वगैरह का जो बनाए जाते थे। यहाँ पे ट्रायल वगैरह होता था उनका। ये पूरा अभी आप डिस्ट्रॉय पार्ट देख पा रहे हो। इसके कॉर्नर में देखोगे आप तो आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने। तो संत मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं का रहने का स्थान हुआ करता था, मीरा महल। बैक साइड में मीरा, हाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, अंदर बैठे हैं 2। हाँ बिल्कुल, मीरा महल। संत मीराबाई का नाम सुना ना, वो उन्हीं का रहने का स्थान हुआ करता था। मीराबाई जो थे राजस्थान से ही थे। राजस्थान के अंदर मेड़ता सिटी, नागौर, कुटकी गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन से प्रभु श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। मीराबाई की यहाँ पे शादी हुई थी।
जो राजा यहाँ के राजा थे राणा सांगा, उनके सबसे बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ उनका शादी हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों के अंदर उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई। मेरा भाई विधवा हो चुकी थी। राणा सांगा उनको सपोर्ट किया करते थे, लेकिन उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ की राजगद्दी बैठे थे, छोटी उम्र के थे। तो उनके सहयोगियों ने उन्हें कहा कि भड़काया कि मेरा भाई भजन कीर्तन करती है, गलियों में घूमती है, साधु संतों के साथ में बैठती है, नीची जाति के लोगों के साथ में बैठती है, इससे हमारा राज परिवार कलंकित हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें जाकर के समझाने के लिए कहा। तो मीरा बाई के पास जाते हैं विक्रमादित्य और उन्हें समझाते हैं कि आपको ये सारा कार्य शोभा नहीं देता है, इससे हमारा जो राज परिवार है वो कलंकित हो रहा है। तो मीरा बाई उन्हें कहती है कि तो मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण है सब कुछ, मेरे प्रभु गिरधर नागर, दूसरा ना कोई, मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण भगवान प्रभु, मेरे पति तक वो मेरा परिवार हो। अगर मेरी पूजा अर्चना से, श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना से आपका राज परिवार कलंकित होता है तो आपका राज परिवार आपको समर्पित, ये कह करके वापस से पूजा अर्चना में लग गए। अब वो छोटी उम्र के थे ही और उनके जो साथी सहयोगी थे वो भी उन्हें भड़काने में लगे हुए थे। तो उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास किया, उनके भोजन के अंदर विष मिलाया और विष मिला करके मीराबाई के पास भेजा। मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया तो जो वो विष था वो अमृत में कन्वर्ट हो गया। मीराबाई ने ग्रहण किया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अभी भी राजा को समझ में नहीं आया, वापस मारने का प्रयास किया मीराबाई को। फूलों की टोकरी में सांप रखवा के भेजा। जब मीराबाई फूलों की टोकरी लेकर गार्डन में गए तो जो वो सांप था वो माला में कन्वर्ट हो गया। मीराबाई ने वो हार को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया। अब राजा को समझ में आया कि ये कोई साधारण लेडी नहीं है, बचाने वाले प्रभु अपनी क्या औकात कुछ कर लेंगे। अब उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास छोड़ दिया, लेकिन उन्हें कहा करते थे कि महलों में रहकर के पूजा अर्चना करो, परेशान किया करते थे। तो मीराबाई को ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो वो यहाँ से छोड़कर 4 धाम की यात्रा के लिए निकल गए। 4 धाम की यात्रा करते हुए वृंदावन, गुजरात, उसके बाद द्वारका में एक रणछोड़ दास मंदिर है, वहाँ जाकर के पूजा अर्चना करने लगे। और अंतिम समय में जो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी वहाँ पर ही उनकी पूजा अर्चना करते हुए उन्हीं की प्रतिमा में लीन हो गए, समा गए थे। तो अपने भारतवर्ष में 2 लेडी ऐसी हुई है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी के पास है, डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, जिनको जलाया नहीं गया था। पहले सीता माता जो पृथ्वी फटने के कारण गर्भगृह में समाये थे, और दूसरे मीराबाई जो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा में लीन हो गए थे। तो ये दोनों वो रहे जिनको दाह संस्कार नहीं किया। बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी के पास है, डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा। हमने पुरानी मूवी देखी होगी, एक गाइड मूवी, जिसके अंदर देवानंद हीरो होते हैं और उनकी जो एक सॉन्ग था जिसके अंदर आज तो जीने की तमन्ना है, वो जो सॉन्ग का शूटिंग हुआ था यहीं शूटिंग हुआ था, यहीं पर दीवारों के ऊपर चलते हुए आपको उसके मूवी के अंदर देखने को मिलता है। पुराना एक नया मूवी आया था प्रेम रतन धन पायो, जिसके अंदर एक जो सॉन्ग था उसका शूटिंग भी यहीं पे हुआ था। यहीं पर सलमान खान और वो जो हीरोइन थी उनकी यहाँ पे दिखाई देते हैं, यहाँ का शूटिंग हुआ था। तो यहाँ पे रानियों का रहने का स्थान था, जितनी भी रानियाँ थी यहीं रहा करती थी। इधर उनका बाथरूम होता था, इधर चेंजिंग रूम रहा करता था, ये उनका चेंजिंग रूम रहा करता था। और इधर आप जो पार्ट देखेंगे, ये पूरा डिस्ट्रॉय जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये उनका लिविंग एरिया रहा करता था। यहाँ पे आप देखेंगे इतनी मोटी दीवार बनी हुई है, जिसके बाद भी जो बारूद द्वारा ब्लास्ट किया जाता है तो प्रेशर उसका ऊपर या नीचे जाता है, तो उससे क्यों आपको यहाँ पे छत देखने को ही नहीं मिलेगा, पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है। यहाँ इधर से इसका स्टेप्स होता था, क्या करती थी, आइए अंदर से देखेंगे। ये देखिए, ये इधर रानियों के लिए रहने के रूम होते थे, तो सिंगल रूम होते थे। जैसे आपने राजाओं के देखे तो 2 पार्टों में डिवाइड थे, ये रानियों के लिए रूम रहा करते थे। इधर ये आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हो, ये छत था, फिर रूम था, फिर छत था, फिर रूम था। इस प्रकार से 3 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस प्रकार से पूरा बिल्डिंग हुआ करता था। स्टेप्स जो मैंने आपको बाहर बताया था, वहाँ से पूरा ये प्लेन, ऊपर प्लेन था, फिर पूरा प्लेन था। इस प्रकार से 3 फ्लोर का बिल्डिंग हुआ। ये बालकनीज रहती थी जहाँ से हवा आती रहे। अभी बाहर यहाँ पे राजस्थान है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप बाहर अलग टेम्परेचर फील कर पाएंगे, अंदर अलग टेम्परेचर फील कर पाएंगे, क्योंकि दीवारें मोटी रखी जाती थी। आप दीवार की मोटाई देख पाएंगे, इतनी मोटी मोटी दीवारें रखी जाती थी। उसके ऊपर चूना,
ये चूना लगाया जाता था ठंडा रहे इसीलिए। यहाँ पे जो पेंटिंग्स होती थी वो अभी आप देख पाएंगे, कलर देखने को मिलेंगे आपको। ये सारे अभी भी आपको कलर देखने को मिलेंगे जो उस समय पेंट किया जाता था। जैसे अभी आप घर पे पेंट करते हो ना, उसी प्रकार से नॉर्मल पेंट किया जाता था। नेचुरल कलर यूज़ होते थे। यहाँ पे आपको कोई मुग़ल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जो आप जयपुर में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ऐसा मुग़ल प्रभाव रिलेशंस नहीं रहे तो आपको कोई मुग़ल इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पत्थर से कार्विंग की जाती थी, आप देख पाएंगे इसके ऊपर बाय हैंड वर्क पत्थर के ऊपर जो कार्विंग होती थी आप देख पाएंगे, ये सारी कार्विंग की हुई है। उसी समय का कार्विंग है। छोटी छोटी सभी इंटरलॉकिंग सिस्टम से कनेक्ट किए जाते थे। तो अभी भी आप देख पाएंगे 1000 साल बाद बिल्डिंग देख पा रहे हो। ये तो ये रानियों के रहने के रूम्स। ये इधर देखिए, अभी जैसे क्या है कि रॉयल लाइफ होती थी रानियों की, बाहर जाना तो डोली में बैठ के जाना, वो सारा घूंघट सभी चाहते हैं मैं इजी गोइंग घूम फिर सकूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उनके लिए टनल्स होती थी, कैनाल्स, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये यहाँ से टनल होती थी, जो ये टनल 500 मीटर दूर जाके खुलती थी, जहाँ पे रानियाँ जाकर के स्नान करती थी। रॉयल स्विमिंग पूल, स्नान करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, वापस से यहाँ पे आती थी। अभी सारे टनल्स वगैरह ऐसे जो स्थान है वो सारे बंद कर दिए हैं, किसी के साथ कोई हार्म घटना वगैरह ना हो, इसलिए सारे बंद कर दिए गए। ये तो ये थी टनल, अंडरग्राउंड रास्ते, ताकि वो इजी गोइंग फ्रीडम जा सके। आइए, तो इधर से जहाँ से अपन एंटर हुए थे, इधर से ही अपन एग्जिट की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाउंटेन हो, बट एक्चुअली ये फाउंटेन नहीं है। ये जो आप बिल्डिंग बनाने का जो रॉ मटेरियल होता था, उसके लिए जो ग्राइंड किया जाता था रॉ मटेरियल को, अच्छा। उसका ग्राइंडर होता था। यहाँ पे गुड़, मेथी, लाल मिट्टी, चूना, पानी, ये सारा मिक्स करके पीसा जाता था। फिर आप देख पाएंगे इधर का ये जो बिल्डिंग बनाया गया था, उन्हीं से बनाया गया था। 1000 साल बाद भी इसे प्रॉपर देख पा रहे हैं। अभी आपका जो सीमेंट से घर बनाते हैं अपन, वो 50 साल में रिनोवेशन मांगता है, लेकिन अभी भी अपन एक पत्थर नहीं हिला पाते। ये सामने जो एंट्रेंस दिख रहे हो आप, ये इस महल का, कुंभा महल का मेन एंट्रेंस था। मैं आपने जो फोर्ट एंटर किया था उसका नहीं, महल का मेन एंट्रेंस। इसे कहा जाता है बड़ी पोल गेट या त्रिपोलिया गेट। इस महल का मेन एंट्रेंस होता था, जहाँ से एंट्री होती थी महल के अंदर। अभी अपने को राइट लेना है। पूरे फोर्ट के ऊपर 113 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 3 टेम्पल राइट लेना है। 3 टेम्पल अपन विजिट करने वाले हैं। यहाँ पे आप 2 टेम्पल विजिट करने वाले हैं। फर्स्ट जो ये टेम्पल दिखाई दे रहा है आपको, आप बैक साइड में देखोगे इसके ऊपर, तो ये आपका जो पैटर्न दिखाई देगा, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेम्पल, उसका पूरा डिटो डिजाइन दिखाई दे रहा है। फ्रंट वाला देखोगे ये वाला, तो गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है, उसका पूरा डिटो पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोनों मंदिर का कॉम्बो मिक्स करके ये टेम्पल बनाया हुआ है। इस टेम्पल को 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने बनवाया था। इसके अंदर जो विष्णु भगवान का वराह अवतार होता है, तीसरा अवतार, उनका प्रतिमा स्थापना किया था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी आया, तो उसने इसके अंदर जो प्रतिमा थी उसे खंडित कर दी। खंडित प्रतिमा की पूजा अपने हिंदू धर्म में नहीं होती है। इसी कारण बाद में राणा कुंभा ने इसके अंदर जो प्रतिमा थी वो हटवाई और उनके स्थान पर श्री कृष्ण, बलराम और राधा माता का प्रतिमा स्थापना कराया। तो इस मंदिर का नाम पड़ा कुंभा से कुंभ, श्री कृष्ण से श्याम, कुंभ श्याम टेम्पल या कुंभ स्वामी टेम्पल, जो आपको दोनों मंदिर के एक साथ में दर्शन होते हैं, पुरी एंड सोमनाथ। इसी के पास में आप एक छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, छोटा, ये मीराबाई का टेम्पल। इस मंदिर को मीराबाई के ससुर जी राणा सांगा ने उन्हें मुंह दिखाई के अंदर ये मंदिर बना के दिया था। यहीं पर मीराबाई को जो जहर दिया गया था, जो अमृत में कन्वर्ट हुआ था, सांप का माला में कन्वर्ट होना, वो सारी घटना जो हुई थी इसी मंदिर के अंदर हुई थी। यहीं पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे और यहीं बैठ करके उन्होंने गीत लिखे थे, जैसे मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पे मीराबाई के जो गुरु थे संत रैदास या रविदास,
तो मीराबाई ने उन्हें गुरु बनाया था। मीराबाई खुद राजपूत कैटेगरी से आती थी, जाति से आती थी, जिसके बाद भी उन्होंने उन्हें गुरु बनाया था और साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रभु को प्राप्त किया था। तो यहाँ पे वो उनसे मिलने आए थे। तो उस मंदिर के सामने एक छोटा अम्ब्रेला बना हुआ है, वहाँ पे उनका फुटप्रिंट चरण पादुका बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहले प्रतिमा थी, इस मंदिर के अंदर जो पहले प्रतिमा थी वो जयपुर से हल्दी घाटी के युद्ध के समय मानसिंह आया था। तो मानसिंह वो प्रतिमा अपने साथ लेके गया। तो आप जयपुर जब विजिट करोगे आमेर का किला नीचे उतरते समय आपको एक जगत शिरोमणि मंदिर देखने को मिलता है। उस मंदिर के अंदर आपको ब्लैक कलर की जो एक प्रतिमा दिखाई देगी, वही प्रतिमा थी जिसके पूजा मीराबाई हमेशा किया करती थी। मीराबाई उस प्रतिमा की पूजा अर्चना किया करती थी। यहाँ पे अभी कोई प्रतिमा नहीं थी तो पोस्टर की पूजा होती थी, लेकिन 2002 के अंदर यहाँ पे बिरला ग्रुप्स के हेड आए थे तो उन्होंने विजिट किया। तो उन्होंने कहा इतना पवित्र स्थान है जहाँ पे मीराबाई ने भक्ति पूजा अर्चना की थी, जहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, तो यहाँ पे उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक संगमरमर का श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमा बनाया और पास में मीराबाई का प्रतिमा स्थापना करवाया, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये संत रैदास की छतरी है, जिसके ऊपर आप ये जो देखेंगे प्रतिमा आपको दिखाई देगी। इसके अंदर जो अपना शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको डिनाई करने के लिए कार्विन किया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे एक मुंह दिखाई देगा आपको, इसके अंदर आपको 2 हाथ दिखाई देंगे और 10 पाँव दिखाई देंगे। जो क्या है कि अपना जो 5 शरीर, 5 बॉडी, 1 माउथ, 10 फुट एंड 2 हैंड, 1 माउथ आपको प्रॉपर दिखाई देगा। जो किसी भी एरिया से आप देखेंगे, इस एंगल से चाहे इस एंगल से चाहे इस एंगल से, किसी भी एंगल से दिखेंगे आपको प्रॉपर सिंगल पर्सन दिखाई देगा। तो ये जो अपना 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना होता है, उसको डिनाई करने के लिए कार्विंग किया हुआ है। तो एक टावर दिखाई दे रहा है, इस टावर को कहा जाता है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। इसे 15th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे राणा कुंभा हुआ करते थे राजा। तो उन्होंने उस समय मालवा, जिसे अभी मध्य प्रदेश बोलते हैं, मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को हराया था, तो उस पर विजय पाने की उपलक्ष्य में इसे बनाया गया, इसीलिए इसे नाम दिया गया विजय स्तंभ। पूरा हिंदू धर्म को समर्पित किया हुआ है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 9th फ्लोर का बनाया हुआ है। 9th फ्लोर का बनाया हुआ है। 157 स्टेप्स बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए सर्कल वाइज। अभी कोविड से पहले इसके अंदर जाना अलाउ हुआ करता था, 2019 से पहले। कोविड आने के कारण पूरा 1 वे अंदर जाने के लिए तो बंद कर दिया गया, अभी इसके अंदर विजिट बंद है। इसकी जो हाइट है पूरी 122 फीट हाइट है। 9 ग्रह के अकॉर्डिंग 9 मंजिल का बनाया, 9 फ्लोर का बनाया हुआ, 122 फीट का बना हुआ है। अपने हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। 33 कोटि यानी 33 प्रकार। लोग करोड़ बोल देते हैं, करोड़ नहीं होते हैं। 33 ही प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति बनाया हुआ है इसके अंदर।
रामायण महाभारत देखा होगा तो इसके अंदर डायग्राम बनाया हुआ अपने हिंदू धर्म में जो सिंबल्स होते हैं, ओम, त्रिशूल, स्वास्तिक, सिंह, गदा, एलिफेंट, वो सारे सिंबल्स और सांस्कृतिक जो नृत्य होते थे इसके ऊपर पूरा कार्विंग किया हुआ है। चारों ओर वेंटिलेशंस दिया हुआ है ताकि एयर क्रॉस कर जाए, तूफान आने पर भी इसे कोई हार्म ना हो। इसे बनाने में उस समय 10 साल लगे थे। 1438 में बनाना स्टार्ट किया था, 1448 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो विश्व प्रसिद्ध इमारत विजय स्तंभ अभी भी आप देखेंगे, जब बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री साहब उन्हें निशानी के तौर पर जो सिंबल देते हैं वो सिंबल यही दिया जाता है। देने का रीज़न विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया तो पावर को दिखाता है। दूसरा, एक प्रकार से ये अपना मंदिर ही है, सारे देवी देवताओं का मूर्ति इसके अंदर प्रतिमा स्थापित है। तो जो दिया जाता है सिंबल, तो उस प्रकार से मंदिर के अंदर जो भगवान की प्रतिमा है तो उनका आशीर्वाद बना रहे और जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर सक्सेस मिले, इसीलिए इस सिंबल को निशाने के तौर पर दिया जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध इमारत विजय स्तंभ आज आप 550 साल बाद इसे प्रॉपर देख पा रहे हैं। 650 फीट की हाइट पे आप खड़े हो, जिसके ऊपर 122 फीट ये प्रॉपर आपको 550 साल बाद प्रॉपर देखने को दिखाई दे रहा है। वेंटिलेशंस होने के बाद कारण इसके अंदर कोई एयर क्रॉस कर जाती है और इसे कोई हार्म वगैरह नहीं होता है। इसके अंदर स्कल्पचर देखेंगे तो सारे खंडित दिखाई देंगे, किसी का हाथ, किसी का पाँव, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया होगा, किसी का नाक, क्योंकि खंडित प्रतिमा के अपने हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती है। तो विश्व प्रसिद्ध इमारत विजय स्तंभ, अभी भी आप राजस्थान पुलिस का लोगो देखोगे ना तो आपको यही टावर देखने को मिलेगा। हमारे जो राजस्थान का शिक्षा बोर्ड है उस बोर्ड का सिंबल भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिंबल भी यही बना हुआ है। तो विश्व प्रसिद्ध इमारत विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, जो आप सामने देख पा रहे हो। ये देखिए प्रतिमाएं देखेंगे, ये जैसे अपना शुभ सिंबल होता है कलश, सूर्य का, इस प्रकार से ये प्रतिमाएं सारी खंडित है। यहाँ पे कार्विन बाई हैंड कार्विन होता है, मिनिएचर, जो छोटी छोटी कार्विन आप अभी भी प्रॉपर देख पा रहे हैं, लेकिन सारी खंडित की हुई। सोशल लाइफ जो होती थी पूरा कार्विन किया हुआ है उसके अंदर। ये कीर्ति मुख, लॉयन जैसा फेस दिखाई दे रहा है आपको, कोल्ड कीर्ति मुख। यहाँ से ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होता था, पूरा स्टेप्स बना होता था, इधर सर्कल वाइज स्टेप्स है जहाँ से ऊपर पूरा सर्कल वाइज ऊपर जाना रहता है। तो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि शुरू से परंपरा रही है, गर्दन कटा देंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे, कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया। तो कंटिन्यू अटैक्स होते थे। मैंने जैसे बताया कि 3 बार यहाँ पे ऐसे वीर युद्ध हुए थे जिसके अंदर यहाँ के राजा वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ के लेडीज़ ने, वीरांगनाओं ने जौहर किया था, 3 बार यहाँ पे जौहर किया गया था। फर्स्ट टाइम 1303 में 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ पे। तब यहाँ के जो राजा थे रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है। रावल रतन सिंह जी वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उनकी पत्नी रानी पद्मिनी के लिए कहते हैं इतनी खूबसूरत थी कि पानी पीती तो भी गले से दिखाई देता है, इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, कविज इमेजिनेशन। तो अब रानी बहुत खूबसूरत थी, वो नहीं चाहती है कि हम मुगलों के साथ संबंध बनाएं या रिलेशन बनाएं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने आप को एक कुंड के अंदर, यहाँ पे जो पवित्र लकड़ियाँ होती है, सीताफल, पीपल, बरगद, चंदन, उन सभी की लकड़ियाँ डाल करके अग्नि जलाती हैं और अग्नि जला करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सारे गहने 16 श्रृंगार पहन करके अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पित। रानी ने तो किया ही था। रानी के साथ साथ में यहाँ पे सैनिकों की पत्नियाँ, काम करने वाले की पत्नियाँ, उनकी बच्चियाँ, करीबन 1600 औरतें, 1600 वीरांगनाएं अपने आप को रानी के साथ में जिंदा अग्नि में समर्पण कर देती हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर आता है, उससे कुछ नहीं मिलता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ तक कि फोर्ट पे जो आने का वे था, फोर्ट का मेन एंट्रेंस, उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी आप जो फोर्ट के ऊपर आए थे वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस नहीं है, बैक साइड है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस आगे अपन विजिट करेंगे, जो उसने डिस्ट्रॉय किया था। तो बाद में इधर फोर्ट का मेन एंट्रेंस बनाया गया था। तो पहले रानी पद्मिनी ने 1600 वीरांगनाओं के साथ में जौहर किया गया। सेकंड टाइम 1535 के अंदर गुजरात से बहादुर शाह आता है। तब यहाँ के जो राजा थे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो उनकी पत्नी रानी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती या कर्मावती, तो उनके बच्चे उनके छोटे थे, तो उन्होंने उनके ननियाल शिफ्ट कराया। यहाँ के सेनापति बाघ सिंह जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी नहीं चाहती है कि यहाँ की कोई लेडी वीरांगना उन मुगलों के सामने समर्पण करे। तो फिर से रानी कर्मावती के नेतृत्व में अगेन 1300 औरतें फिर से जौहर करती हैं, वीरांगनाएं जौहर करती हैं। पहले 1600, फिर 1300। थर्ड टाइम अकबर आता है। तब यहाँ के जो राजा थे, राजा उदय सिंह जी, तो यहाँ के जो सेनापति थे जयमल और फतेह,
उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ का वंश खत्म हो जाएगा। और अभी भारतवर्ष में मुगलों से लोहा लेने वाला कोई क्षेत्र नहीं है। अभी आपको यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी डेथ हो जाने के बाद यहाँ की जो प्रजा है वो अनाथ हो जाएगी। तो इन सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर आप जीवित रहोगे तो लाइफ समय तक उम्मीद रहेगी, तो प्रजा मेवाड़ की है, मरते मर जाएगी लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, कन्वर्ट नहीं होगी। तो उनके समझाने पर उदय सिंह जी उदयपुर शिफ्ट हुए। उदयपुर को उदय सिंह जी ने ही बसाया, तो उन्हीं के नाम पे उदयपुर रखा गया। यहाँ के सेनापति जयमल और भत्ता बड़ी ही बहादुरी के साथ में अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जब अकबर यहाँ पे आया तो यहाँ की जो औरतें थी, इस बार रानी जा चुकी थी राजा के साथ में, तो यहाँ की औरतें सेनापति की पत्नी जयमल भत्ता में से भत्ता जी की पत्नी फूल कंवर बाई, उनके नेतृत्व में अगेन 700 से 800 औरतें वीरांगनाएं फिर से जौहर करती। जब अकबर यहाँ पर आया था तो जयमल भत्ता की ने जो सेनापति थे, उन्होंने और यहाँ के सैनिकों ने इतनी बहादुरी से उनका सामना किया कि अकबर की सेना करीबन 75% सेना को मार दिया था। इतनी वीरतापूर्वक लड़े। जब अकबर यहाँ पे आया तो उसकी सेना खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे उसे राजा नहीं मिला, रानी नहीं मिली, उनके सैनिकों को लेडीज़ नहीं मिली। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसने और सेना बुलाई और यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। उससे भी उसका मन नहीं भराया, तो यहाँ पे रहने वाली जो प्रजा थी वो कन्वर्ट नहीं हुई, तो 30,000 लोगों को जिंदा कटवा दिया था उसने। फर्स्ट कत्लेआम अकबर का, जिसे लोग ग्रेट कहते हैं। मेवाड़ किसी भी प्रकार से अकबर को ग्रेट नहीं कहेगा, क्योंकि जो मासूमों को मार सकता है वो ग्रेट नहीं हो सकता है। तो आप पीछे आप देख पा रहे हैं, आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है। ये जो गार्डन दिखाई दे रहा है, ये गार्डन किसी समय गार्डन नहीं था। 25 से 30 फीट गहरा कुंड हुआ करता था, जहाँ पे उन वीरांगनाओं ने जो पवित्र लकड़ियाँ थी वो डाल करके, अग्नि जला करके, सारे गहने वगैरह पहन करके अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पण किया। तो ये था जौहर कुंड। यहाँ पर ही उन वीरांगनाओं ने जौहर किया था। पहले 1600, फिर 1300, फिर 700 से 800 वीरांगनाओं ने यहाँ पे जौहर किया। टोटल 3600 वीरांगनाओं ने यहाँ पे अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो ये था वो जौहर कुंड। ये मंदिर बने हुए पास में, जो अभी तोड़ दिए तो अपने को प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो जौहर कुंड। बाद में क्या है कि सती प्रथा बैन कर दी गई, किसी को मोटिवेशंस ना मिले, इसीलिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सती प्रथा खूब प्रचलित थी। इसीलिए क्या है कि इसके अंदर मिट्टी भर दी गई, गार्डन का रूप दे दिया गया। अभी भी इन वीरांगनाओं को, आत्मा को शांति मिले, इसके लिए यहाँ पे जौहर मेले का आयोजन होता है। उदयपुर से राजा आते हैं, लोकल प्रजा आती है और बहुत भव्य जौहर मेले का आयोजन होता है, ताकि और पूजा अर्चना होती है। आप देख पाएंगे बीच में हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है ताकि इन वीरांगनाओं को, आत्मा को शांति मिले। हर साल होता है हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग चैत्र कृष्ण एकादशा को ये प्रोग्राम यहाँ पे होता है, जौहर मेले का आयोजन। तो यहाँ पे ये था वो जौहर कुंड। तो ये बाद में लगाया, गार्डन बाद में बनाया मिट्टी भर के। सच्चाई है कि आज भी यहाँ चिल्लाने और नहीं, ये कोई वास्तविकता नहीं है ना। क्या है कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं ना, उनकी वो साथ वो घटनाएं होती है। यहाँ पे उन्होंने समर्पण किया, अपने आप को आहुति दी है। तो यहाँ पे आपको चिल्लाने जैसी वो घटनाएं यहाँ पे आपको सुनने नहीं देती। कुछ यूट्यूब वाले आते हैं और वो अपने चलाने के लिए चैनल्स को आवाज़ें वगैरह। आप 12 बजे भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे उन वीरांगनाओं ने जौहर किया। तो सिर्फ वीरों का ही नहीं, वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहावत है, खून सस्तो पानी महंगो, या धरा है मेवाड़ री, या धरा है राजस्थान री। यहाँ पे खून इतना बहाया गया मातृभूमि के लिए कि पानी की कीमत खून से ज़्यादा हो गई। इसीलिए कहावत बनी, खून सस्तो पानी महंगो, या धरा है मेवाड़ री, या धरा है राजस्थान री। तो ये वो जौहर कुंड। तो जो फर्स्ट व्यू दिखाई देता है, यही झील दिखाई देता है। ये झील, ये मंदिर और स्तंभ दिखाई देता है। आपने अभी टनल देखा था एक महल के अंदर, रॉयल पैलेस जहाँ विजिट किया था, वो टनल आके यहाँ खुलता था। यहाँ पे रानी आती थी, स्नान करती थी, भगवान की पूजा अर्चना करके वापस से महलों में चले जाती थी। रॉयल स्विमिंग पूल, इसे रॉयल स्विमिंग पूल के साथ में कहा जाता है गौमुख कुंड। यहाँ आप सामने उधर देखेंगे पिलर दिखाई दे रहे हैं, पिलर के यहाँ पे पानी भरा हुआ है अभी, जिसके बीच में एक गाय का मुंह बना हुआ है, काऊ भैंस, जिससे कंटिन्यू 24 घंटे 12 माह पानी आता रहता है। वो पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को पता नहीं, लेकिन पानी हमेशा आता है। तो इसे कहा जाता है गौमुख कुंड। जब बारिश का पानी भी होता है तो यहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होकर नीचे झरने के रूप में गिरने लग जाता है।
यहाँ पे एक संत रहे थे निर्भय नाथ जी। आप इधर देख पाएंगे एक झंडा दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, यहाँ लगा हुआ। यहाँ ये आश्रम है, मठ, जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे निर्भय नाथ जी 1200 वर्ष पूर्व। तो कहा जाता है कि उन्हीं के तप के कारण वो पानी हमेशा आता रहता है। तो इसलिए कहावत बनी यहाँ पे, गोमुख बरे जरना जरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तप करे जत पावे गढ़ चित्तौड़। बहुत तपस्या करने के बाद आपको ये भूमि प्राप्त होती है। मीराबाई की भक्ति, निर्भय नाथ जी की तपोस्थली, महाराणा प्रताप का संघर्ष, राणा सांगा की बहादुरी, रानी पद्मिनी का जौहर, सभी आपको यहाँ पे एक साथ में देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से अपना तीर्थ स्थल ही हो गया है। इससे बड़ा और कोई फोर्ट नहीं है। इसके सामने सभी छोटे छोटे गढ़ हैं, इसलिए कहावत बनी, गढ़ा में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये गौमुख कुंड, और इसी के पास में ये शिव टेम्पल दर्शन करेंगे, समाधीश्वर मंदिर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले का एक हिस्सा यहाँ पर इस एपिसोड में समाप्त करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में और जानकारी लेंगे अपने अगले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड भी गाइडेड टूर रहने वाला है। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ और एंजॉय कीजिए चित्तौड़गढ़ के इस एपिसोड को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा। मिलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अगले एपिसोड में।